कांग्रेस जिन मुद्दों को लेकर चुनाव में जाती है या पिछले कई चुनावों से हम देखने जा रही है, वो कहीं ना कहीं उसको कोई उनके सलाहकारों का एक समूह है, जिसमें जयराम रमेश हमें बहुत साफ दिखते हैं और इसके पहले भी अलग अलग तरह के सलाहकार रहे हैं और वो बढ़ा है 10 वर्षों के कार्यों से। जो हमारे शुभचिंतक हैं वो प्रसन्न हैं और जो भारत की तरक्की नहीं चाहते वो दुखी हैं। इसलिए हमें भारत की तरक्की को सुनिश्चित करना चाहिए और मोदी जी के हाथों को मजबूत करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को भारी बहुमत से जिताना चाहिए, कमल की बटन दबाना चाहिए। इसलिए घर के बाहर आइए और मतदान केंद्रों में पहुंच के सभी इस महायज्ञ में आहुति डालने का काम करें। सर, इंडिया में राहुल गांधी कह रहे हैं बीजेपी और मोदी जी डरे हुए हैं 400 सीटें नहीं आएंगी। अब हमारी लड़ाई तो 400 सीट की है, वो तो 50 सीट पा जाएं तो बहुत है। तो प्रतिक्रियाओं का दौर भी लगातार जारी है, बातचीत का सिलसिला भी चल रहा है। सतीश अहलिया साहब से हम बात कर रहे थे। सतीश जी, जो बात आप कह रहे थे वो बीच में रह गई थी, रिएक्शंस भी आ रहे हैं ना, जो कि बीच बीच में। देखिए, सेम पित्रोदा इशू नहीं है यार, राहुल गांधी को कौन सलाह देता है ये इशू नहीं है। असल इशू ये है कि 1947 में जब देश का बंटवारा हुआ और वो धर्म के या मजहब के आधार पर बंटवारा हुआ और ये तय हो गया कि मुसलमानों के लिए एक अलग देश चाहिए और ये स्वीकार कर लिया कांग्रेस ने भी और पाकिस्तान बन गया। लेकिन उस समय ये तो स्वीकार कर लिया, लेकिन आबादी का जो वास्तव में विभाजन होना चाहिए था, जिनके लिए वो देश बना था, वह पूरी आबादी यहाँ से वहाँ जाना चाहिए थी और बाकी आबादी यहाँ आना चाहिए थी, वो उस तरह का विभाजन जो नहीं हुआ, उसके कारण ये लगातार सवाल, आरक्षण के भी सवाल हैं, जाति के भी सवाल हैं, सारे सवाल 1947 की जड़ में जाते हैं और कांग्रेस इन सवालों के उत्तर देने से बच नहीं सकती। एक तो ये, दूसरा, संविधान सभा ने बहुत स्पष्ट ये किया था कि मजहब के आधार पर जब एक अलग मुल्क बना दिया मुसलमानों के लिए, तो अब मुसलमानों को किसी तरह से उसमें जातियां ढूंढकर उनको आरक्षण देने की बात साफ तौर पर नकार दी गई थी। लेकिन बुनियादी बात है कि जो हम जिसको सनातन कहते हैं या हिंदू धर्म कहते हैं, उसमें जातियां हैं, वर्ण व्यवस्था है और ये बहुत घोषित तौर पर है और जातियां हैं बड़ी संख्या में, उनको आरक्षण दें, हम देते हैं। एससी भी है, एसटी भी है, तमाम है। लेकिन मुसलमान जो है, इस्लाम जो है, इस्लाम की बुनियाद ही समानता पर है, उसमें कोई जाति नहीं है। लेकिन जब आप हिंदू समुदाय की या सनातन समुदाय की जातियों को का आधार बनाकर मुस्लिम्स को उन जातियों में शामिल करते हैं, तो आप संविधान सभा की, संविधान की मूल भावना से खिलवाड़ करते हैं। ये इसलिए वो मोदी जी ये मुद्दा उठा रहे हैं, क्योंकि आरक्षण का मुद्दा बहुत बड़ा है। फिर जातीय जनगणना की जो बात राहुल गांधी करते हैं, वो पंडित जवाहरलाल नेहरू भी उसके खिलाफ थे, राजीव गांधी भी उसके खिलाफ थे। लेकिन अब आज अगर कांग्रेस या राहुल गांधी जाति जनगणना की बात करते हैं, तो उनको भी अपनी खुद की जाति भी बतानी पड़ेगी कि कानूनी रूप से मान्य उनकी कौन सी जाति है, वो किस धर्म के हैं, ये उनको बताना ही पड़ेगा। आप ऐसे बच नहीं सकते कि ये व्यक्तिगत मामला है, आस्था का मामला है, क्योंकि जब आप दूसरों की जातियां पूछेंगे तो अपनी भी आपको बतानी पड़ेगी। तो बीजेपी इन चीजों को डिस्कोर्स में लाना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी की पूरी ताकत, जनसंघ की पूरी ताकत या आरएसएस की पूरी ताकत या पूरी विचारधारा 1947 का जो बंटवारा था उसके खिलाफ थी और कांग्रेस ने उसका समर्थन किया था। अखंड भारत की बात करता है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भाजपा भी करती है। तो 2024 के चुनाव में भी वो मुद्दे सतह पर आ गए हैं, जबकि चुनाव होना चाहिए किस मुद्दे पर कि पिछले 5 सालों में सरकार ने क्या किया और अगले 5 साल में सरकार क्या करेगी। और जो विपक्ष में दल है वो 5 साल की नाकामियां सरकार की गिनाए और अगली 5 साल की अपनी बात बताए, लेकिन उनको हिसाब तो पिछले सालों को अभी देना ही पड़ेगा। अगर वो ये कहते हैं कि हम इन्होंने विकास नहीं कर दिया 10 साल में, हमने भी काम किया था, तो अगर आप पुराने विकास की बात करते हैं तो पुरानी जो गलतियां हैं उनके मुद्दे भी आपको उठाने पड़ेंगे। लेकिन बीजेपी के घोषणा पत्र या उनके द्वारा जो जारी किया गया उनका मैनिफेस्टो है, उसे देखा जाए तो ये जो आप बात कर रहे हैं, मुझे लगता है बीजेपी ने तो इसे और आगे तक पहुंचा दिया, क्योंकि अब जो बीजेपी का घोषणा पत्र आया उसमें तो साफ है विकसित भारत 2047 तक की बात हो रही है। और इस बीच हम चर्चा जारी रखेंगे और एक अपडेट अपने दर्शकों को देते हैं। 9 बजे तक मध्य प्रदेश में मतदान को लेकर मैं लौटूंगा सर, आप तक एक अपडेट अपने दर्शकों तक दे दें, उसके बाद मैं फिर आपके पास आता हूं। अभी जो स्थिति है, खजुराहो में 13% के लगभग वोट हो गया, रीवा में भी 13% से ज्यादा वोट हो चुका है, सतना में भी और टीकमगढ़ में भी कमोबेश लगभग वही हालत है। कांकेर में 17.52% मतदान अब तक हो चुका है और 9 बजे तक की हम ये अपडेट दे रहे हैं रिनू। और अभी तक जो वोटिंग परसेंटेज है अपेक्षाकृत उतना तीव्र नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन उम्मीद है कि जैसे जैसे दिन चढ़ेगा या शाम होने तक ये परसेंटेज हम कवर कर पाए, क्योंकि पहले चरण में हमने बहुत कम वोटिंग परसेंटेज देखा था।
बिल्कुल, और ये 9 बजे तक का अपडेट आपको दिया जा रहा है, जब वोटिंग प्रतिशत बता रहे हैं कांकेर में 17% से ज्यादा वोटिंग हो चुकी है और मध्य प्रदेश में कुल 13.82% मतदान हुआ है। छत्तीसगढ़ की बात करेंगे 15.52% मतदान यहां पर हुआ है। होशंगाबाद में 13% से ज्यादा मतदान हो चुका है, रीवा में 13 और खजुराहो में भी 13.44% मतदान हो चुका है। और सीधे रुक करेंगे कांकेर से, ममता लांजेवार जुड़ गई हैं। ममता कहां पर मौजूद हैं, किस तरीके का उत्साह, क्योंकि मध्य प्रदेश के मुकाबले छत्तीसगढ़ में 15% से ज्यादा मतदान हो चुका है और लगातार अभी भी भीड़ जुटी हुई है। बिल्कुल, देखिए बोंदेनार में इस वक्त मौजूद है और बहुत बेहद संवेदनशील जो इलाका है वो माना जाता है। यहाँ से थोड़ी दूर पर अगर आप देखेंगे तो लाल आतंक की तस्वीरें जो है वो भी साफ दिखाई देती हैं और आप यहाँ पर देखिए कि चप्पे चप्पे पर किस तरह से सुरक्षा जो कर्मी है वो यहाँ पर मौजूद हैं, जवान यहाँ पर मौजूद हैं। और जाहिर तौर पर ऐसे इलाके जो खासतौर पर संवेदनशील हैं और बेहद अगर हम बात करें तो अति संवेदनशील हैं, वहाँ पर देखिए कि किस तरीके से अपनी जान जोखिम में डाल करके वो ड्यूटी कर रहे हैं। और लोगों की अगर हम बात करें तो देखिए